दोस्तों गुड इवनिंग, नमस्कार और अभिवादन। जैसा कि आप जानते हैं पिछले दिनों अच्छा खासा शोर मचा हुआ है हमारे देश में F-35 हवाई जहाज़ को लेकर। लड़ाकू जहाज़ जो कि अमेरिका में ने बना था 2016 में। पहली बार इसकी जो उड़ान हुई थी 2016 में हुई थी और उन्होंने कभी भी भारत ने को बेचने की सोची भी नहीं। और उसके मल्टीपल रीज़न्स रहेंगे जिसकी हम इस प्रोग्राम से बात करेंगे कि अल्टीमेटली कभी भी उन्होंने क्यों नहीं भारत को बेचने की बात की, उसको डिटेल में बात करेंगे यहाँ पे। लेकिन अभी पिछले दिनों जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ गए हुए थे, तो अपेक्षा पहले से ही की जा रही थी कि ऐसी कोई ऑफ़र आ सकती है और जब जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उनकी तमाम मीडिया के सामने, ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी जी की, तो वहाँ पर ओपनिंग स्टेटमेंट में ही उन्होंने इस बात का खुलासा कर दिया कि भई ये होने जा रहा है F-35 को हम भारत को ऑफ़र करने जा रहे हैं। इस सिलसिले में दोस्तों एक तो पहली बात ये पता होनी चाहिए कि ये जहाज़ है क्या? अगर हम पहले इसी पर बात कर लें कि दरअसल ये जहाज़ है क्या? तो आप ये जानें कि जैसा मैंने बताया कि ये जो BAES के सिस्टम्स के असिस्टेंस से बना था, 2016 में बना था, अमेरिकन एयर फ़ोर्स में बाद में शामिल हुआ वहाँ पर। F-35 लाइटनिंग इसको कहा जाता है और F-35 लाइटनिंग 2 बेसिकली। अच्छा, इसके जो तमाम तरह के अनपैरेलल्ड फीचर्स हैं, बैटल टेस्टेड है, कई बार लड़ाई में पार्टिसिपेट कर चुका है, कई मुल्कों ने। और इसकी ख़ासियत एक बात और है कि अमेरिका ने इसको कभी किसी ऐसे देश को नहीं दिया जो जिससे उनको डिस्कम्फ़र्ट हो। उन्होंने हमेशा ऐसे देशों को बेचा है, चाहे वो नाटो में कुछ उनके जो कंट्रीज़ हैं, वो लगभग 20 देश हैं इस समय जो उसको ऑपरेट कर रहे हैं। इन कंट्रीज़ में आप जान लें कि ऑस्ट्रेलिया है, बेल्जियम है, कनाडा है, चेक रिपब्लिक है, और डेनमार्क है, फ़िनलैंड है, ग्रीस है, जर्मनी है, इज़राइल है, इटली है, जापान है, नीदरलैंड्स है, नॉर्वे, पोलैंड, रोमानिया, सिंगापुर, साउथ कोरिया, स्विट्ज़रलैंड, यूनाइटेड किंगडम व्हिच इज़ इंग्लैंड, और खुद यूनाइटेड स्टेट्स की जो एयर फ़ोर्स है वो उसको यूज़ कर रही है। जो ये कंपनी है जिसको बना रही है, लॉकहीड मार्टिन इसको बनाती है और ये इसको लगभग 150 F-35 हर साल बनाती है। एनुअली 150 हवाई जहाज बनाती है। तो दैट मीन्स बेसिकली सप्लाई चेन अच्छी खासी मजबूत है उनकी। एक इसमें और आपको मैं जो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो और बता देता हूँ मैं इसमें, और वो क्या है? इसके 3 वर्जन्स हैं इस जहाज के दोस्तों। एक F-35A, जो F-35A है वो एक कन्वेंशनल इसका वर्जन है, और जो F-35 ए के अलावा बी है, जो कि एडवांस वर्जन है, और फिर F-35C है जो कि बेसिकली इसका नेवल वर्जन है, जो कि वॉरशिप्स वगैरह पे काम करता है। उसमें क्या है कि बड़े छोटे रनवे पर वो उड़ जाता है और बेसिकली वर्टिकली नीचे आके हेलीकॉप्टर की तरह से नीचे उतर जाता है। ये उसकी खासियत है नेवल वाले वर्जन की। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों आप ये देखिए कि ये लगभग 100 क्या कहते हैं? हाँ, इसकी जो 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 बड़े हाँ, शॉर्ट रनवे से उ उड़ता है और इसको F-35C कहा जाता है बेसिकली, जो नेवल वाला वर्ज़न है उसको। और इसके अलावा मित्रों मैं आपको और क्या बता सकता हूँ उसके बारे में, ये कि ये जो लाइटनिंग 2 है, इट कैन डिटेक्ट, ट्रैक, एंगेज एनिमी सिस्टम्स, और ये आप मान लीजिए कि लॉन्ग डिस्टेंस से, यानी कि लंबाई अच्छी खासी दूरी तक जो है फ्लाई कर सकता है, लड़ाई कर सकता है अपनी, और तमाम जो फ्रेंडली एसेट्स हैं उनको मल्टीपल टारगेट्स के लिए गाइड कर सकता है। एडिशनली इसकी जो एक वाइड रेंज है उसके मिशन टाइप्स की, यानी कि जैसे स्ट्रेटेजिक अटैक्स करने हैं, एयर सुपीरियरिटी है, क्लोज एयर सपोर्ट है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, इंटेलिजेंस सर्वेलेंस है, रिकॉन्सा है, या सप्रेशन ऑफ एनिमी डिफेंसेस है, एनिमी की डिफेंसेस पर बमबारी करने का, तो ये है। एंड देन उसके अलावा डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस, वहां पर भी ये बहुत कामयाब है। अच्छा, इसके अलावा ये जो इसका जो मोस्ट एक्सपेंसिव वर्जन सिस्टम्स है वो क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, और ये एस्टिमेटेड कॉस्ट की है लगभग 21 के लगभग 2 ट्रिलियन इसकी आती है ऑपरेशनल कॉस्ट। 2470 प्लान्ड एयरक्राफ्ट इसके हैं
2088 तक। ह्यूज प्लान, 2028 तक के प्लान बने हुए इसके। अच्छा, मगर इसके अलावा जिन कंट्रीज में मैंने बताया आपको, कंट्रीज के नाम वैसे मैंने आपको बता दिए हैं इनमें से, लेकिन इसमें भी जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है, उनकी आर्मी में इसके ए बी सी तीनों वर्जन काम कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ F-35A यानी कि जो कन्वेंशनल वर्जन है वो है। साउथ कोरिया में इसका एक कन्वेंशनल वर्जन है, और नॉर्वे में भी इसका कन्वेंशनल वर्जन है। इसराइल में इसका हाँ, इसराइल में इसका एडवांस वर्जन है। ओके, और दूसरा में जापान में भी इसका ए और बी दोनों है, यानी कन्वेंशनल वर्जन भी है, एडवांस वर्जन भी है, दोनों लिए उन्होंने। और नीदरलैंड्स में कन्वेंशनल वर्जन है, नीदरलैंड्स में कन्वर्जन है। हाँ, यूके में भी इसका कन्वेंशनल वर्जन है, मतलब ज्यादातर कंट्रीज ने कन्वेंशनल वर्जन लिए इसके यूके में। और उसके बाद में है इटली का, इटली ने दोनों लिए हैं, एडवांस और कन्वेंशनल। डेनमार्क में कन्वेंशनल वर्जन है। ये इस तरह का हुआ इनका किस्सा कहानी। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको और क्या बता सकता हूँ इसके बारे में, वो ये है कि मैं आपको, हाँ चलिए, मैं आपको डिटेल्स की तरफ और ले सकता हूँ। और डिटेल की तरफ ले जाते हुए मैं आपको क्या बता सकता हूँ कि जैसा मैंने आपसे कहा, अभी जो अमेरिका की तरफ से भारत को दिया गया है, ये है एक सिर्फ प्रपोजल, जिसे कि बेसिकली ट्रंप की तरफ से सिर्फ बोला गया है, अभी वर्बली कम्युनिकेट किया गया है। फॉर्मल ऑफर अभी भारत को आनी बाकी है। सवाल ये उठता है कि आखिर हम जो इसमें बात करेंगे कि आखिर अमेरिका इतना उतावला क्यों हो रहा है भारत को ये हवाई जहाज देने के लिए। हम इसमें ये भी बात करेंगे कि क्या भारत को इस जहाज की जरूरत भी है या नहीं है। तीसरी बात, एक इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि F-35 जो है वो अपने आप में मोस्ट एडवांस एयरक्राफ्ट है, स्टेल्थ है, इसमें भी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं। और उसके अलावा जो रियल बात हमें जिस पे करनी है वो है उतावलापन, अमेरिका का उतावलापन। नंबर एक, हम इस पे करीब 2-3 वर्जन है जिन पे हम बात कर सकते हैं, तो जरा उन पे बात करते हैं। पहली बात तो अमेरिका का भारत के साथ जो व्यापार है, उसमें जो अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट है वो अच्छा खासा है, और वो भारत के फेवर में है। 2024 का अगर मैं आपको डेटा बताऊं, तो यूएस ने भारत को जो एक्सपोर्ट किया वो था 41.8 बिलियन, 41.8 बिलियन डॉलर का उन्होंने एक्सपोर्ट किया, अमेरिकी डॉलर। और भारत ने जो एक्सपोर्ट किया अमेरिका को वो था 87.4 बिलियन का। तो आप समझ सकते हैं कि जो डेफिसिट आता है वो लगभग 45.7 बिलियन यूएस डॉलर का आता है। ये भारत के फेवर में है। 45.7 बिलियन का जो ये फिगर है, ये अमेरिका को अब तंग कर रहा है, ट्रंप को ये तंग कर रहा है। इस डेफिसिट को रिड्यूस करने के लिए दोस्तों ट्रंप इज पुशिंग, वो भारत को बेसिकली पुश कर रहा है कि अमेरिका से और ज्यादा इंपोर्ट किया जाए। ये जो उनकी पॉलिसी रही है, जिस पे वो चुनाव जीत कर आए हैं, वो पॉलिसी है अमेरिका फर्स्ट। अमेरिका फर्स्ट जो ट्रंप की पॉलिसी है, उसमें वो इलेक्शन जीते हैं और उनका कहना है कि नहीं जी, जैसे भी हो हमें अमेरिका को ऊपर लाना है। तो दैट उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि ट्रंप कोई भी डील जो करेंगे उसमें चाहे जैसे हो, किसी भी सिचुएशन में, हर हालत में वो जो है अमेरिका को बेनिफिट की पोजीशन में लाना चाहते हैं, बेनिफिशियरी पोजीशन में लाना चाहते हैं। अब हम इसको लेते हैं F-35 वाले एग्जांपल को। F-35 को मान लीजिए कि अगर इसको भारत लेता है तो इसकी फ्लाइट कॉस्ट क्या है? दोस्तों इसकी जो फ्लाइट कॉस्ट है, जो कन्वेंशनल वर्जन है F-35A, वो $40,000, जरा कल्पना कीजिए, $40,000 पर आवर की स्पीड पे खर्च करता है। यानी कि उसका जो खर्चा है वो $40,000 एक घंटा उड़ाने का है। F-35A जो कि कन्वेंशनल वर्जन है। अब आप चलिए इसके F-35 के बी और सी वर्जन पे, उसका आता है 50 से $60,000 पर आवर उड़ाने का खर्चा, उसका पर आवर एक घंटे का 50 से $60,000। अब हम बात कर सकते हैं इसकी जो लाइफ टाइम मेंटेनेंस कॉस्ट है वो क्या है। लगभग 1.1 से लेकर 1.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर, समझ रहे हैं? 1.1 से लेकर 1.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर, कितने में?
50 साल की उम्र में। यानी कि हम ये मानकर चलें कि एक जहाज आप अगर आज लेते हैं तो ये आपके 50 साल तक आपकी एयरफोर्स को सर्व करेगा और ये इतना आपका खर्चा बनाएगा। 1.1 से लेकर 1.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर, ये इसकी 50 ईयर्स की मेंटेनेंस कॉस्ट है। ईच जो जो इसमें से अब और सुनिए, डिटेल और लीजिए। हर एक एयरक्राफ्ट की जो लाइफ टाइम कॉस्ट है, जो हर एक एयरक्राफ्ट की लाइफ टाइम कॉस्ट है, वो उसमें क्या शामिल है? प्रोक्योरमेंट, ऑपरेशन, मेंटेनेंस। इन तीनों की पर एयरक्राफ्ट जो कॉस्ट आती है वो रफली 400 मिलियन आती है। 400 मिलियन 50 साल में, है ना? 400 मिलियन पर एयरक्राफ्ट आती है 50 ईयर्स का जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो। एक जहाज 400 मिलियन गए। ओके दोस्तों, अब ये जो इसकी कॉस्ट है इतनी महंगी क्यों है, ये भी जानने की बात है। तो जो की फैक्टर्स हैं इसके इतनी मोटी लंबी चौड़ी कॉस्ट के, उसका है पहला पॉइंट कि वो है स्टेल्थ कोटिंग इसकी। तो जो स्टेल्थ कोटिंग है उसकी मेंटेनेंस वो फ्रीक्वेंट रिपेयर मांगती है ना? तो स्टेल्थ कोटिंग की जो मेंटेनेंस है वो फ्रीक्वेंट मांगती है रिपेयर, एंड वो महंगी आती है, नंबर एक। नंबर दो, सॉफ्टवेयर और सेंसर अपडेट। इसके जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जो सेंसर अपडेट्स हैं, वो कांस्टेंट अपग्रेड होते रहते हैं, क्योंकि इसकी जो एवियोनिक्स है, इसकी जो साइबर सिक्योरिटी के जो सिस्टम्स हैं, वो लगातार अपग्रेड होते रहते हैं। तीसरा पॉइंट, इंजन, जो इसका इंजन ओवरहॉलिंग है। तो इंजन ओवरहॉल इसका जो है, इसमें जो इंजन है वो प्रैट एंड विटनी का F135 लगा हुआ है। तो वो इंजन जो है वो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट काफी हाई है। चौथा पॉइंट, जो सप्लाई चेन डिपेंडेंस है, इसकी जो सप्लाई चेन डिपेंडेंस है, उसमें जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो यूएस कंट्रोल करता है और उसके लिए ग्लोबल लॉजिस्टिक सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो ये सारे चारों पॉइंट मिलाकर इसकी जो हाई मेंटेनेंस, इसकी जो कॉस्ट है इस जहाज की, वो बनती है। इसके मतलब ये हुआ दोस्तों, बड़ा सीधा सा, कि अगर ये जहाज भारत को बेचा जाता है या किसी को भी बेचा जाता है, तो इन सब चीजों, ये जो तमाम फैक्टर्स हैं, इनसे आने वाली कॉस्ट से जो है वो यूएस की जो एरोस्पेस इंडस्ट्री है उसको माल मिलता है। उससे क्या होगा? उससे भारत, मान लीजिए भारत लेता है तो भारत और अमेरिका के बीच का जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम होगा। और इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि यही कारण भी है कि ट्रंप जो है वो इतना इतना फेरोसियसली, इतना वोसिफरसली लगे हुए हैं F-35 को भारत को बेचने में। मेरा मतलब ये है कि ये है वो उतावलेपन के कारण, जिसकी वजह से ये उतावलापन दिखाया जा रहा है। आपको मैंने जैसा बताया, अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी पर ट्रंप इलेक्शन जीत कर आए हैं। इसके माने क्या हुए? अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए कि जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं अमेरिकन पॉलिटिक्स में, अमेरिकन सोसाइटी के, तो उनमें ये जो अमेरिकन पब्लिक को अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो ये अमेरिकन पब्लिक को वेलफेयर में जाता है, अमेरिकन पब्लिक के फायदे में जाता है अगर ये जो जो अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी है उनकी। कैसे? ये अगर हमको जहाज बिक रहा है तो इट इज गुड फॉर द जॉब्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यूएस की जो वेपन इंडस्ट्री है उसका फायदा है। फिर ये भी कि ये अमेरिकन प्रेसिडेंट का काम है, अमेरिकन प्रेसिडेंट का काम है कि वो अपनी जो जो हथियार हैं अपने देश के, उनको दूसरे देशों को बेचने में मददगार साबित हो। जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, वेपन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है अमेरिका की दोस्तों, उनमें आप ये मान सकते हैं कि उन्होंने ट्रंप के साथ में कस के लॉबिंग की होगी। और वो कंपनी जैसे आप मान लीजिए लॉकहीड मार्टिन हुई, नॉर्थरॉप ग्रुमन हुई, या रॉल्स रॉयस है, या टेक्सट्रॉन है, या हनीवेल है, ये वो मेजर कंपनियां हैं जिन्होंने बेसिकली ट्रंप के साथ में लॉबिंग की है कि भाई ये वाला ग्राहक बढ़िया वाला है, इसकी जेब में पैसे पड़े हैं, इसकी जेब से माल निकालो, तो उसको बेचो, ये चीजें। तो और ज़ाहिर है कि ट्रंप ने भी सोचा होगा कि हाँ, व्हाई नॉट? अगर हमारी कंपनियों को फ़ायदा होता है, तो मुल्क का फ़ायदा है, इंडस्ट्री का फ़ायदा है, सो व्हाई नॉट? तो वो ज़ाहिर है कि ये एक और कारण है, जिसकी वजह से अमेरिका जो है, वो इस जहाज़ को F-35 को भारत को बेचना चाहता है। नाउ इनिशियली अमेरिका जो है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, इसे गौर से सुनिएगा। इनिशियली ये अमेरिका जो है, वो भारत को इस जहाज़ को नहीं बेचना चाहता था, F-35 को कभी नहीं बेचना चाहता था। क्यों नहीं बेचना चाहता था? ऐसा इसलिए था दोस्तों, क्योंकि इंडिया की बहुत नज़दीकी रिलेशनशिप है, स्ट्रैटेजिक और मिलिट्री अलायंसेस रही हैं हमारी रशिया के साथ में, और वो बहुत पुरानी है।
दसियों साल से है। तो रशिया से भारत ने पहले ही एक एयर डिफेंस सिस्टम खरीद रखा है जिसका नाम है S-400। ना जो 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 S-400 है वो मतलब बेसिकली अमेरिका ये नहीं चाहेगा कभी भी कि S-400 को F-35 का जो स्टेल्थ डेटा है उसका 1% भी मिले, 1% भी। यही वो कारण है जिसकी वजह से अमेरिका ने कभी भी F-35 भारत को ऑफर नहीं किया। अच्छा, आगे चलते हैं। चक्कर क्या होता है इसमें, लफड़ा क्या है? लफड़ा ये होता है दोस्तों, S-400 जो डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम हमारा, इसमें मल्टीपल रडार सिस्टम्स यूज होते हैं, मल्टीपल रडार सिस्टम्स। एक रडार नहीं है, बहुत सारे रडार, कई लेवल्स पर रडार लगे हुए। अब सुनिए, एक स्टेल्थ फाइटर जो होता है वो डिटेक्शन, एक रडार के डिटेक्शन को अवॉइड कर सकता है। हुँ? अगर एक रडार है कहीं, वो उसकी डिटेक्शन को कंफर्टेबली अवॉइड कर जाएगा। लेकिन ये बहुत संभव है कि दूसरा रडार उसको पकड़ ले जाए। अगर कई सारे रडार सिस्टम में कई सारे रडार हैं उसमें, तो वो कोई दूसरा सिस्टम, रडार सिस्टम उसको पकड़ सकता है अगर मल्टीपल रडार्स एक साथ वहां मौजूद है। अच्छा, जो दूसरा कोई रडार, जैसे मैंने कहा, उसके सिग्नल्स को पिक कर सकता है। होता क्या है, जो हर एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जो होता है वो हर एक सेकंड में कई तरह के सिग्नल छोड़ रहा होता है, हर एक सेकंड में। स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बात कर रहा हूं, हर एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट मल्टीपल सिग्नल्स छोड़ रहा होता है हर सेकंड में, जैसे रेडियो सिग्नल, डेटा लिंक, जीपीएस या रडार रडार अल्टीमीटर्स। तो इन सब के सिग्नल्स वहां छोड़ रहा होता है हर सेकंड में। वो होता क्या है, अगर एनिमी जो है, अगर दुश्मन जो है जहां F-35 जा रहा है, पैसिव डिटेक्शन सिस्टम अप्लाई करता है, तमाम अपना जो सिस्टम है, अगर वो पैसिव डिटेक्शन सिस्टम है उसका, तो वो कोई सिग्नल नहीं छोड़ता है। यानी कि जो जो पैसिव डिटेक्शन सिस्टम है, वो सिस्टम अपना कोई सिग्नल नहीं छोड़ता है ना? ऐसे सिस्टम जो होता है, पैसिव डिटेक्शन सिस्टम जो होता है, वो सिर्फ एयरक्राफ्ट से आने वाले सिग्नल्स को सुन रहा होता है, देख रहा होता है। नाउ इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एनिमी को, दुश्मन को ऐसे डेटा का पता लग जाए जो एयरक्राफ्ट से आ रहा है, F-35 से आ रहा है, तो वो इस सिग्नल को एनालाइज, मतलब कैच कर लेगा, और अगली बार जब F-35 आएगा तो इस तमाम डेटा को एनालाइज किया जा चुका होगा। यानी कि नेक्स्ट फ्लाइट्स में, अगली लड़ाई बैटल जो आएगा F-35 का, उसमें फिर उसकी जो इफेक्टिवनेस है F-35 की, वो कम हो जाएगी। आप समझ रहे हैं? ये गेम है। तो बेसिकली वो ये नहीं चाहते अमेरिकन कि S-35 के का जो डेटा है वो अगर S-400 के हाथ आता है तो वो किसी भी तरह रशियंस के हाथ लग जाए। अच्छा, रशियंस के हाथ कैसे लगेगा? कि भारत उसको रशिया से शेयर करे। जाहिर है ऐसी होगा ना, S-400 अगर किसी डेटा को यहाँ कैच कर रहा है इंडिया में, तो जब तक भारत रशिया को नहीं शेयर करेगा, भारत रशिया को नहीं मिलेगा ना। तो भाई मेरे सवाल ये उठता है कि अगर अमेरिका के पास, भारत के पास पहले से ही S-400 है, तो फिर ये अमेरिका अब अचानक हमको F-35 देने पर क्यों उतावला हो रहा है ना? दो पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है इसकी। एक, अमेरिका को भारत पर इतना भरोसा है, इतना भरोसा है, इतना मोहब्बत आ गई है कि भाई हम अगर F-35 भारत को देते हैं तो F-35 का जो तमाम जो फ्लाइंग डेटा जो होगा, जो भी किसी भी तरह का जो डेटा होगा, उसका 1% भी भारत रशिया से शेयर नहीं करेगा। ये उनकी, ये मतलब ये एक संभावना है कि अमेरिका ऐसा मान रहा हो। अब ये अपने आप में कुछ जरूरत से ज्यादा आशावादी कारण है, क्योंकि ये एक बात तो हम भी जानते हैं कि अमेरिका जो है वो सिर्फ प्योरली ट्रस्ट पे काम नहीं करता। सिर्फ ट्रस्ट पे अमेरिका काम नहीं करता। यानी कि दूसरी फिर पॉसिबिलिटी पे हमें जाना पड़ेगा। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी ये है मित्रों कि भारत को जो हवाई जहाज दिया जाए वो डाउनग्रेडेड हो।
एक डाउनग्रेडेड वर्ज़न दिया जाए F-35 का। उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब ये होगा कि वो एक ऐसा जहाज भारत को दें जिसकी सर्टेन सेंसिटिव सिस्टम्स जो हैं वो हटा दिए गए हों। हुँ? और फिर ऐसा हो कि अगर अमेरिका को कहीं भी ये लगता है कि कोई अनऑथराइज़्ड डेटा एक्सेस किया जा रहा है F-35 का, तो ये रिमोटली, यानी वहीं वाशिंगटन में बैठे-बैठे, ये रिमोटली उसको डिसेबल कर देगा या रिस्ट्रिक्ट कर देगा F-35 के तमाम सिस्टम्स को। मैं फिर आपको याद दिलाऊँ, अगर आपने हमारा ये प्लेटफ़ॉर्म, इस प्लेटफ़ॉर्म पे आप मुझे सुनते रहे हैं, मैं आपको कहता रहा हूँ कि हर एक फ्लाइट के लिए आपको बेसिकली एक ओटीपी समझ लीजिए आप, कोड जनरेट करना पड़ता है वाशिंगटन से। आप कह लीजिए उसको ओटीपी वन टाइम आपको जनरेट करना पड़ता है और वो वाशिंगटन से ही जनरेट होता है। इनफैक्ट सो मच सो कि जब इंग्लैंड ने इसको खरीदा था जहाज़ को, तो उन्होंने इस बात को लेकर बड़ा हल्ला मचाया था और उन्होंने कहा था कि भई ये हमें कि ये हमारे साथ गलत हो रहा है। लेकिन अमेरिका ने किसी भी तरह की ढील उनको भी नहीं दी थी। यानी नेटो कंट्रीज़ को भी उन्होंने इस बारे में कोई ढील नहीं दी है। नाउ थिंक, ज़रा इस बारे में सोचिए दोस्तों। हाँ, पर ये भी समझिए कि किसी भी ऐसी कोशिश पर या उनको जहाँ भी शक हो जाए या उनका मन कर जाए, जहाँ भी उनको ज़रूरत लगती है अमेरिकन्स को, तो वो F-35 के सिस्टम को रिमोटली डिसेबल कर सकते हैं या रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि पूरे सिस्टम को। तो और जब भी उनका मन करे। तो सोचो ज़रा, इतना सारा पैसा लगा के जिसकी आप डिटेल मैंने आपको बताई शुरू में, भारत को एक और काम करना पड़ेगा और वो होगा एक बहुत स्ट्रिक्ट एंड यूजर एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। हुँ? इस एग्रीमेंट में बेसिकली आपको तमाम तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाएँगी कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। ये कोई बहुत उस नज़रिए से देखा जाए तो इट्स नॉट गोइंग टू बी अ ग्रेट डील। किसी भी कोण से आप देखें, तो आपको ये कोई बहुत अच्छी डील नज़र नहीं आएगी उस केस में। खैर, आगे देखते हैं। मान लीजिए, मान ही लीजिए कि भारत F-35 ले लेता है, तो भारत को क्या मिला? ये भी एक सवाल है ना। अगर भारत ले रहा है, तो भारत को क्या मिला? भारत का क्या गेन है? हमारा क्या एडवांटेज है? तो अगर मान मान लीजिए कि भारत को एक डाउनग्रेडेड वर्ज़न ही मिलता है, जिसके लिए स्ट्रिक्ट एंड यूज़र एग्रीमेंट तो आएगा ही आएगा, उसको तो आप भूल जाइए, डाउनग्रेडेड के लिए भी आएगा। सो फिर भारत को उससे क्या मिला? क्या मिल सकता है? इनफैक्ट जो मिल सकता है दोस्तों, वो संभावित फ़ायदा है। फ़ायदा नहीं है, संभावित फ़ायदा है। अब आप पूछेंगे वो कैसे? मान लीजिए मान लीजिए भारत 10 F-35 खरीदता है, तो उनका जो एनुअल मेंटेनेंस होगी, जो उनकी सर्विसिंग होगी साल भर में, वो सब की सब कहाँ होगी? भारत में। अमेरिका में बैठे हुए जो कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे उसके, उनको एक्सेस मिलेगा एयरक्राफ्ट की सिक्योरिटी स्टेटस का। नेचुरली फिर उसमें ये भी होगा कि कुछ इंडियंस जो होंगे, उनको इन्वॉल्व किया जाएगा, ट्रेनिंग की जाएगी, असिस्टेंस के लिए उनको तैयार किया जाएगा, काम को देखने के लिए, ओवरसीइंग करने के लिए भी उनको तैयार किया जाएगा, कोई लोकल मैनेजर बनाए जाएँगे एंड ऑल दैट। तो होगा क्या दोस्तों, लॉन्ग रन में ये संभव है, इसलिए मैंने पोटेंशियल कहा, पोटेंशियल बेनिफिट इसमें हो सकता है। लॉन्ग रन में ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ पैदा हो सकती हैं भारतीय कंपनियों के लिए। लेकिन वो भी इस पे डिपेंड करता है कि अगर भारत की सरकार अमेरिका को ये कहे कि भैया मेरे, हम सिर्फ आपकी सप्लाई चेन का ही पार्ट नहीं बनेंगे, बल्कि हम आपकी जॉइंट डेवलपमेंट का पार्ट बनेंगे और आईपी ओनरशिप भी लेंगे। हुँ? अगर ऐसा होता है, तो फिर इंडिया जा सकता है डिज़ाइन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए, दैट टू अगर अमेरिका भारत की बात माने। माने तो। नाउ, ये भी मत भूलिए कि अमेरिका जो है वो आजकल, अब देखिए ज़रा, ये मैं आपको बड़ी टेक्निकल चीज़ बता रहा हूँ, खासकर ये जो म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जो हुई है, इसके बाद में जो हालात पैदा हो रहे हैं, उसकी रोशनी में आपको बता रहा हूँ। अमेरिका इस समय यूरोपियन देशों को कह रहा है कि अपने-अपने डिफेंस स्पेंडिंग को बढ़ाओ भैया, इसके बिना काम नहीं चलेगा, ये 2% वाला काम बहुत कम है, जीडीपी के 5% तक लेकर जाओ। और इसको लेकर यूरोप में इस समय बहुत हल्ला है और यूरोपियन देश जो हैं, वो अमेरिका से खफा-खफा हैं। ये भी हमारे बेनिफिट में रहता है। इसीलिए भारत चुप भी है ना, मज़े में देख रहा है, खेल रहा है देखो। आपने एक चीज़ नोटिस की? इस सारे के सारे खेल तमाशे में, ना भारत कुछ बोल रहा है, ना चीन कुछ बोल रहा है।
देखते जाओ। ये जो होगा जो जो डिफेंस स्पेंडिंग की बात जो की जा रही है यूरोपियन कंट्रीज से, तो इसमें क्या होगा, इस सारे से एक जो ग्लोबल डिफेंस मार्केट है उस पे असर पड़ेगा क्या, उससे जो फर्क पड़ेगा वो क्या करेगा, उसका इम्पैक्ट क्या होगा। अगर ऐसा होता है दोस्तों, तो जो भारतीय कंपनियों के लिए आने वाले समय में मौके खुल सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं। क्योंकि जो यूरोपियन सरकारें हैं, वो फिर अब अफोर्डेबल ऑप्शंस की तरफ देखना शुरू करेंगी। इनफैक्ट इस ऑलरेडी इसका प्रोसेस शुरू हो चुका है। मैं आपको बताऊं कि इस समय नए एयरक्राफ्ट बन रहे हैं, जिसमें इटली, फ्रांस मिलकर बनाने जा रहे हैं। वहां पर उन्होंने भारत को ऑलरेडी ऑफर्स दी हैं कि हमारे नए हवाई जहाज जो हम बना रहे हैं, इनको बनाने के प्रोजेक्ट्स में आप शामिल हो जाएं। तो आप पाएंगे कि ये सिलसिला ऑलरेडी चल निकला है। क्यों? क्योंकि भाई मेरे, दुनिया में अब देश ऐसे कम बचे हैं जो डिफेंस एक्सपेंडिचर पे, यूरोपियन कंट्रीज जो है वो डिफेंस एक्सपेंडिचर पे फिलहाल 5% तो छोड़िए, 3% पे जाने में उनको मुश्किल हो रही है। तो ऐसे में अगर उनको अपने लिए अपनी मिलिट्री को ताकतवर बनाना है, तो नए इन्वेंशन जो करने पड़ेंगे, उसके लिए चाहिए पैसा। वो पैसा एक ऐसे देश से ही मिल सकता है जिसके पास हो, और दुनिया में लगभग तीसरे स्थान पर पहुंचने वाली इकोनॉमी से बढ़िया जगह कौन सी हो सकती है। तो इस समय जो 2 मेजर डेवलपमेंट्स हो रही हैं यूरोप में, 2 नए एयरक्राफ्ट बनने की तैयारी हो रही है, और दोनों ने भारत को ऑफर दी हुई है कि आप हमारे साथ शामिल हो जाइए। तो तो ये मैं पॉइंट यहाँ रेज़ कर रहा हूँ। तो उसमें क्या होगा कि यूरोपियन गवर्नमेंट जो है वो एक अफोर्डेबल ऑप्शंस की तरफ देख रही हैं को-डेवलपमेंट के लिए। हुँ? तो लेकिन इस स्टेज पर जाने के लिए भारत को बहुत कड़ा काम करना पड़ेगा, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे भारत अपने आप को एक अफोर्डेबल ऑप्शन के रूप में प्रोजेक्ट कर पाए दुनिया को। अब ये बात भी साफ है दोस्तों कि जो मैं कह रहा हूँ सारी बातें, ये बड़ी कॉम्प्लेक्स हैं, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं, बड़ी फ्यूचरिस्टिक हैं, बड़ी यू नो लेकिन आप ये मानकर चलिए इसीलिए कि इसको पोटेंशियल बेनिफिट ही कहा जाना चाहिए एज़ ऑफ नाउ। तो ये सब कागज़ पर बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, लेकिन समय लगेगा इसको पकने में, इस फल को पकने में टाइम लगेगा, और हमें इस पर बहुत सारा काम, बहुत सारी खाद डालनी पड़ेगी इन पेड़ों में, तब जाके इनका फल मीठा निकलेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको इसके लिए, इस सारा कुछ होने के लिए अलाइन करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ों को अ, यू नो हम एक सर्टेन पैटर्न में काम करना होगा, जिससे ये बातें जो हैं वो सच्चाई में, रियलिटी में बदल सकें। करंट जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है दोस्तों, उसमें अगर भारत थोड़ा-सा मेहनत से और योजनाबद्ध तरीके से काम करे, तो आप पाएँगे कि बहुत सारी जो सरकारें हैं, वो बड़े गौर से भारत के एक-एक कदम को देख रही होंगी। और जो भी कदम भारत ले रहा होगा, उसको वो बहुत क्लोज़ली एनालाइज़ करेंगी। कोई भी देश ऐसे में आप ये मानिए कि इस सारे के सारे प्रोसेस को इंटरफेयर भी कर सकता है, रोक सकता है, खराब कर सकता है। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए, ये चैलेंजिंग सिचुएशन है ना, तो ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन से बचने के लिए जो भारत है, उसको तमाम जो ग्लोबल डायनामिक्स हैं, स्ट्रैटेजिक अलायंसेस हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, इन और इनको 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 सबको आपको देखना पड़ेगा, इनको कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा कोई भी कदम लेने से पहले। और इस सारे प्लान को फिर उसी मुताबिक ऐसे बनाना होगा जिससे कि जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो आपके प्लान को खराब ना कर पाए। अदर देन दिस मुझे नहीं लगता कि और कोई बेनिफिट भारत को F-35 की इस डील में मिलता है। मैं कतई नहीं हम लोग कह रहे हैं कि भाई F-35 कोई खराब हवाई जहाज है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये कहना पागलपन होगा। चाहे आप इज़राइल का ईरान पर हमला देख लें, लॉन्ग डिस्टेंस उन्होंने सारा वो F-35 से ही हमला किया था। सीरिया की लड़ाई हो, या इवन हर हर जंग में इस समय F-35 जो है उसने अपनी अपनी जो वक़्त है, अपनी जो वैल्यू है, वो साबित की है। तो उससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। हालाँकि और दूसरी तरह की जो टेस्टिंग्स हैं, वो भी होनी बाकी हैं, क्योंकि आप ये देखिए ना, अमेरिका से जिस स्ट्राइकर को लेने की बात हो रही थी, वो लद्दाख में बैठ गया। लद्दाख के टेम्परेचर में नहीं काम कर पाया। जो उसकी इंजन की फ़ोर्स थी, वो जाम हो गई, और नतीजा क्या हो रहा है कि अब उसका इंजन बदला जा रहा है। उस स्ट्राइकर को अमेरिकन कंपनी ने ये कहा है, बनाने वाली कंपनी ने, कि हम उसका इंजन बदलेंगे,
ताकि वो लद्दाख में काम कर पाए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि जो चीज़ जिस हालत में है, वो हमारे क्लाइमेट में काम कर पाएगी या नहीं, एक डिफरेंट इश्यू है। आप एक तरफ -40 पे ऑपरेट कर रहे होते हैं लद्दाख में और दूसरी तरफ आपको 50 डिग्री सेल्सियस पे काम करना पड़ता है वहाँ राजस्थान में। तो हर एक मशीन का जो कंस्ट्रक्शन है, जो जो आर्किटेक्चर है, वो कई बार नहीं काम कर पाता है ना? तो अब ये बात आप ये भी देखिए कि ये जो F-35 है, इसको कोई ये तो है नहीं कि कोई खिलौना तो है नहीं कि आप ऐवें ही ले लेंगे इसको। तो हमें देखना ये होगा कि अगर हम इसको लेते हैं तो अ, यू नो स प्राइस भी देखना होगा, उसकी यूटिलिटी भी देखनी होगी और फिर ये भी देखना होगा कि डू वी रियली नीड इट? क्या हमें इसकी ज़रूरत भी है? ये सारे किस्से हैं जिन पे हमें गौर करने की ज़रूरत है। बिकॉज़ ये कोई छोटी-मोटी चीज़ नहीं है जो आप लेने जा रहे हैं। और फिर इसके साथ में जैसा मैंने कहा कि जो चीज़ नहीं भूलनी चाहिए वो इसका जो एंड यूज़र एग्रीमेंट है जो कि बहुत स्ट्रिक्ट है, तो उसका क्या करेंगे आप? तो मतलब वो भी एक इश्यू है। तो इन तमाम चीज़ों को दोस्तों गौर में लाते हुए आप ये देखिएगा, मुझे नहीं लगता है कि F-35 भारत के लिए कोई बहुत कुछ चीज़ें टेबल पर लेकर आता है। मुझे लगा कि ये बातें जो है जिनमें से कुछ टेक्निकल डेटा भी था जो मैंने आपको शामिल किया है इसमें। आई होप कि आपको ये बहुत बोर ना लगा होगा। तो मुझे लगा आपको मैं ये सारा का सारा शेयर कर लूँ। तो अपने कमेंट्स दीजिएगा इस पर और बताइएगा कि ये डेटा और ये वीडियो आपको कैसा लगा तमाम। और फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे कुछ देर बाद। बाय बाय फॉर नाउ। गुड नाइट।